हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं वैद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर बार आता है। अच्छी स्थिति में पूछेगा या फिर निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। तो अच्छी स्थिति पे हमने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है और निरक्षीय स्थिति में अभी हम पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपने अच्छी स्थिति वाला नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लगभग 10 मिनट का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। जाकर देख लेंगे तो अच्छे से उस डेरिवेशन को लगा लेंगे और इस डेरिवेशन में भी आपको मदद मिलेगी उस डेरिवेशन से। तो इसका सबसे पहले फिगर समझते हैं। अगर आपने इसका फिगर समझ लिया तो डेरिवेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, आप रट पाएंगे नहीं। डेरिवेशन को सॉल्व करना होगा केवल चित्र से। तो चित्र समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बिंदु आवेश ले लिया, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। ए बी पर ले लिए हैं। अब इनके मध्य की दूरी 2L है। अब जैसा कि इसमें कह रहा है निरक्षीय स्थिति में, तो यहाँ पे अक्ष पर नहीं खींचेंगे। जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो निरक्षीय स्थिति पर निकालनी है। तो इसकी स्थिति निरक्षीय करने के लिए एक सीधा लंब डाल देंगे। सीधा लंब R दूरी पर कोई बिंदु हम P मान लेते हैं। ये बिंदु O हो गया, तो इधर की दूरी L हो जाएगी, ये इतनी, और इधर की दूरी L हो जाएगी। अब हमने O से R दूरी पर बिंदु कोई P मान लिया। अब इस बिंदु P पर दो E1 और E2 और E वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाएंगे। बिंदु P से जो E1 और E2 और E हैं वो वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाएंगे। अगर आपने 11th में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि वेक्टर के रूप में वियोजित कैसे होते हैं। और यहाँ पे ये जो सीधा लंब जाएगा, ये इसके इस तरफ जो होंगे वो साइन थीटा वाले होंगे, जो कि दिशाएं विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। जो यहाँ पे ये सीधी लाइन जाएगी वो दिशाएं विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, इसलिए इधर की लाइन हमने नहीं बनाई है। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा। इधर साइन थीटा हो जाएगा, वो निरस्त हो जाएंगे, और इधर cos थीटा निरस्त नहीं होंगे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू रखने पर वो निरस्त हो जाएंगे। साइन 90 की जब वैल्यू हम रखेंगे तो वो निरस्त हो जाते हैं। अब E1 और E2 cos थीटा, E1 और E2 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एक समान दिशा होने के कारण। यहाँ पे E1 और E2 एक समान दिशा होने के, क्योंकि यहाँ पे E2 cos थीटा लगभग यहाँ पे आएगा और E1 यहाँ पे आएगा, E1 cos थीटा यहाँ पे आएगा, E यहाँ पर आएगा, और E1 cos थीटा यहाँ पे आएगा इस लाइन पे, और E2 cos थीटा यहाँ पे आएगा इस लाइन पर। तो दिशाएं समान होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब जुड़ गए तो अब हम यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा का सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो इसमें हमें R, इन दोनों का R सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण जो R होगा वो हमारा ये वाला R होगा, क्योंकि यहाँ पे E1 cos थीटा दिशाएं हमने इस बिंदु पर निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस बिंदु पर निकालना है, तो R हमारा ये होगा। तो इसकी दिशा ये कैसे निकाला जाएगा? तो ये निकालने के लिए हमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाली वो लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है, और आधार का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर होता है। तो हमें लंब और आधार दिए होते हैं, ये नहीं दिया होता है। तो लंब और आधार का स्क्वायर कर देंगे। जब कर्ण के स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर अंडर रूट लग जाएगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसका भी R निकल आएगा। तब हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं हमने कैसे निकाली। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने E1 मान लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पे R होगा। तो R यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस क्यू आवेश के कारण R क्या दिया हुआ है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिया हुआ है रूट में। तो R स्क्वायर बोल रहा है, तो R हमने ये लिख लिया R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर
उस ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये सिंपल, जब ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए E2 हमने मान लिया है। तो E2 बराबर 1/4πε0 और क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो हमारा उसी प्रकार से सिंपल दूसरी समीकरण भी बन के तैयार हो जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को रखते हैं। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि जो बिंदु P था उस त्रिभुज में, जो ये बिंदु P था उस पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए उनकी दिशाएं तो सेम थी, जो E1 cos थीटा था और E2 cos थीटा था, उनकी दिशाएं तो सेम थी। तो दिशाएं सेम होने के कारण वो E1 और E2 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे E बराबर E1 वेक्टर, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। जब ये वेक्टर हटेगा तो cos थीटा आ जाएगा, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर E1 का वैल्यू क्या था, तो E बराबर E1 की हम वैल्यू रख देंगे और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो E1 की वैल्यू क्या था, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही E2 की वैल्यू थी, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 1 और 2 से ली गई हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये समीकरण 1 और 2 से ली गई हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसको, ये जो इतना है सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 + 1 बच जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 + 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है L, और कर्ण क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि L अपान आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा cos थीटा का मान हो जाएगा। तो यही मान हम cos थीटा की जगह पे रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे cos थीटा की जगह पे L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिया है और प्लस में 2 हमने रख दिया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये 2 क्यों, L एक फार्मूला होता है, P का फार्मूला होता है, जैसा कि हमने, तो इनको एक साथ मिलाकर रख देंगे और 1/4πε0 वैसे ही उतार लिया जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी वैसे उतार लिया जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ, यानी कि किसी का आधा लिखा हो तो उसे अंडर रूट में करके रख देते हैं। तो इसकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 है, तो इन दोनों को जब गुणे में घातें होती हैं तो जुड़ जाती हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो इन दोनों की गुणे में है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो इनकी जब ये जुड़ जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 QL की वैल्यू आपने पिछले अच्छी स्थिति में देखा था कैसे P होती है। तो एक P का फॉर्मूला होता है 2 QL, उसी से इसे हमने रिप्लेस किया है, P इसकी जगह पे रख दिया है 2 QL की जगह पे। अब यहाँ पे 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बन के तैयार हो गया, E बराबर 1/4πε0 और P अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो L है हमारा, जो L है वो R से बहुत छोटा है, यानी कि R बहुत बड़ा है L से, क्योंकि R ये लंबा था और L ये बहुत ही छोटा था, ऐसे था, और R हमारा बहुत बड़ा था। तो एल स्क्वायर भी हमारा बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमने 0 मान ली।
जीरो मानना ही पड़ेगा क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर की हमने जीरो वैल्यू मान ली, तो यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे हमने जीरो रख दिया। अब जीरो रखने के बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0 पी अपन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये हट जाएगा और 3/2 का 2 आ जाएगा ये घात में। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे आगे क्या देखते हैं, आगे ई बराबर 1/4πε0 पी अपन आर की घात 2 गुणे 3/2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो और दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 आर की घात हो जाएगी। तो यही मेन फार्मूला है निरक्षीय स्थिति का, ई बराबर 1/4πε0 और पी अपॉन आर क्यूब, यही मेन फार्मूला है निरक्षीय स्थिति का। तो इसे आपको देख लेना, इस फार्मूले को देख लेना कैसे सॉल्व करना है। इसे आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन में कैसे सॉल्व करना है। ये इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी स्थिति में भी बताया था क्यों ये एल स्क्वायर जीरो हो जाता है, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से और एल स्क्वायर की वैल्यू नगण्य मान ली जाती है, इसलिए एल स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम स्टार्टिंग से आपको स्क्रीनशॉट दिए दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिगर सहित, अब आगे डेरिवेशन का ले लें और अब नीचे वाले पार्ट का ले लें स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें। और आप थोड़ा सॉल्यूशन नीचे बचा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, लगभग 4 नंबर में फंसेगा, 5 नंबर में फंसेगा और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये कभी कभी। अगर आपने इसका चित्र देख ले तो चित्र वाले पार्ट को आप 2-3 बार देख लें, फिर आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसका चित्र अच्छे से समझ लिया तो आपको ये डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।